वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन है हमारा समास के बारे में, और समास चूंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिसके आधार पर आपको डिसाइड कर सकते हो आप आराम से कि आपने जो समास पढ़े हैं वो आपके कंप्लीट हुए हैं या कहीं ना कहीं आपकी कुछ थ्योरी शेष बची हुई है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे। आज हम करने वाले क्या हैं सर? अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। किस एग्जाम को फोकस करेंगे? हम करने वाले हैं महाटेट 2026 को फोकस, राइट। आगे स्टार्ट करेंगे सेशन के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है परिभाषा से। किसी भी आप कोई भी अध्याय पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला वहाँ क्वेश्चन क्या बनता है सर? उसके परिभाषा से बनता है। तो परिभाषा मतलब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर समास 2+ शब्दों से मिलकर बना है। मैंने बताया था जो समास है सर ये 2 शब्दों का रूप है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा सर? सम प्लस आस, है ना। सम प्लस आस मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगर बात करें तो सम प्लस आस का मतलब होता है पास में आकर संक्षिप्तीकरण करना, जिसका आप मीनिंग लिखा लोगे तो कह सकते हो संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण या छोटा करना, ठीक है ना। संक्षिप्तीकरण या फिर बोल सकते हो आप छोटा करना, है ना। छोटा करना भी कह सकते हैं, राइट। क्लियर है मेरी बात? यहां पर मीनिंग है समास का। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर? संक्षिप्तीकरण करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षेप। शब्द क्या लिखेंगे हम इसके लिए? संक्षेप। संक्षिप्तीकरण क्या हो जाएगा? एक प्रक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये एक प्रक्रिया हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा? उसके लिए संज्ञा कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा सर? संक्षेप होगा। कौन सा होगा? संक्षेप होगा। अगला देखेंगे, किस समास में पहला पद और प्रधान और अव्यय होता है? पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। तो क्या मैंने इसके लिए आप लोगों को बताया था कि सर कोई भी समास है सर वो 2 पदों से मिलके बना है। मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा है, यहाँ भी पहला है, यहाँ भी दूसरा है। हमने 6 समास पढ़े थे, हम 6 समास को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे बेहतर देखो, आपको 6 समास यहीं से क्लियर हो जाएंगे, है ना। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ अलग से पढ़ने की। आप चाहो और अगर आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। वो कह रहा है कि पहला पद प्रधान होगा, तो मैं सीधा बताता हूँ आपको। पहला पद प्रधान किस में होता है सर? इसमें होता है। पहला पद प्रधान किस में होता है? पहला पद जो प्रधान होता है वो किस में होता है सर? इसमें होता है, राइट, अव्यय में। सबसे पहला समास, यहाँ पर समास भी लिख लेते हैं, है ना। अव्ययी भाव कौन सा है सर? ये अव्ययी भाव है। दूसरा कौन सा है सर? तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। 6 समास लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तत्पुरुष के बाद कर्मधाराएं, कर्मधाराएं, कर्मधाराएं के बाद द्विगु। कौन सा है? द्विगु। द्विगु के बाद कौन सा आएगा सर? द्वंद्व आएगा। क्या आएगा? द्वंद्व होगा, राइट। कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। और द्वंद्व के बाद कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि, ठीक है। 6 समास हमने पढ़े थे। 6 समास में हम कैसे डिसाइड करेंगे समझो। पहला पद प्रधान किसका होगा सर? जिसके अंदर आप इतना याद रखना, जिसमें ये लगा होगा, जिसमें ये वाला सर्कल मैंने लगाया, ये किसको दिखा रहा है? प्रधान को दिखा रहा है। मतलब कौन सा पद प्रधान है? तो सर अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। सर दूसरा पद प्रधान किसमें होता है सर? दूसरा पद होता है सर तत्पुरुष, कर्मधाराएं और द्विगु में। लाइन से समझ लीजिए, पहला फिर दूसरा पद। फिर सर दोनों में प्रधान कौन सा होता है? ये वाला, है ना। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं सर? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर 1 और 2, अगला बहुव्रीहि। सर बहुव्रीहि में कोई प्रधान नहीं होता, इसलिए मैंने इसको खाली रखा है। समझ आ गया क्या? 6 समास हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष, कर्मधाराएं और द्विगु, और दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व, और कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुव्रीहि। आई बात समझ में? इस आधार पर हम आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको बताना है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, वो कौन सा होता है सर? अव्ययी भाव समास होता है। तो मैं आंसर गा टिक करूं? करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल राइट है। अगला देखेंगे सर हम। अगला देखो, यथाशक्ति। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो मैं बता रहा हूं, यथाशक्ति भाव में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। यहां पर जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सर अव्ययी भाव समास की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि आप 2 शब्द देखो। यहां पर यही बात है ना, आप पहला पद देखो और दूसरा पद देखो। सर आप ही ने बताया है अभी कि पहला पद इसमें क्या होता है सर? प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। अगर प्रधान है और इसके साथ साथ उसने एक और शब्द का प्रयोग किया,
क्या होता है, अव्यय होता है। तो हम अव्यय को समझेंगे कि अव्यय क्या होता है। सर अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होता, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। सर ऐसे कौन से शब्द हैं, तो हम वो शब्द भी डिफाइन कर लेते। सर वो शब्द हैं जैसे मैंने बोला यथा, या यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करते पहले अनु से। अनु, आ, बड़ा आ याद रखना है आपको, है ना, छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर। अगर आपको किसी शब्द के प्रारंभ में मतलब पहला पद आपको क्या दिखे, ये वाला हो, पहला पद प्रधान या अव्यय होने के लिए कारण क्या है कि उसमें हमेशा ये शब्द होने चाहिए, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर। तो उस शब्द में समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। सर अव्ययी भाव समास की परिभाषा थी प्रधान और अव्यय होना। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन संभव नहीं होते। परिवर्तन का मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो किससे है सर, परिवर्तन का मतलब है जिसमें लिंग या वचन के कारण, लिंग और वचन के कारण, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन ना हो, राइट ना, परिवर्तन ना हो। गॉट इट, राइट, समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे सर, अगला है राजपुत्र का सही समास विग्रह। सर अगर मैं इसका विग्रह करता हूं तो मुझे पता चलता है, इसको लिखेंगे सर राजा का पुत्र। क्या कहेंगे, राजा का पुत्र। सर हमने एक समास पढ़ा था कि जिसमें ये पहला पद होता है, फर्स्ट पद होता है, और ये दूसरा पद होता है, और सर ये जो बीच में होता है ना, ये जो बीच में होता है ये क्या है सर, ये है विभक्ति। ये विभक्ति है, और विभक्ति कौन सी है सर, ये विभक्ति है संबंध कारक। कौन सी है, संबंध कारक, है कि नहीं है, संबंध कारक। और सर अगर ये कारक शब्द जो आया है ये कहाँ प्रयोग होता है, सर ये होता है तत्पुरुष समास में। किसमें होता है, तत्पुरुष समास में, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस समास में, इस विग्रह में, समास विग्रह में कौन सा समास होगा सर, संबंध तत्पुरुष होगा। कहीं संबंध तत्पुरुष दिख रहा है, उसने तो पूछा भी नहीं है, देखो हमने इतना निकाल लिया, उसने तो पूछा भी नहीं है, उसने तो सिर्फ विग्रह पूछा था तो हमने ये लगा दिया, कौन सा, राजा का पुत्र। अगर वो समास पूछेगा तो इन दोनों के कंबाइन से बनेगा, जिसे हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपने कभी देखा है संबंध जो शब्द लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा जाएगा अनुस्वार लगा के। कारण क्या होता है, आपने लिखा सम, फिर लिखा बंध, और फिर लिखा धा, इन तीनों से मिलके ये बना है। तो कभी भी आप याद रखो कि अगर किसी भी आखिरी वर्ण के बाद, मतलब जैसे आखिरी वर्ण मतलब पांचवें वर्ण के बाद, यहां पर रूल होता है कि अगर पांचवें वर्ण के बाद उसी वर्ग का, किसका, उसी वर्ग का, पांचवें वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई स्वर आता है, कोई भी व्यंजन आता है, पांचवें वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए, तो वह, तो जो पांचवा वर्ण है तो वह किसमें बदल जाता है, तो वह सर अनुस्वार हो जाता है। ये याद रखना है आपको, तो वह अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ये याद रखना है, राइट। कौन सा हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, राइट। अगला देखोगे आप, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहले ही पढ़ लिया, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे सर वो होगा द्वंद्व समास। क्योंकि द्वंद्व का मतलब ही होता है किससे सर, पूरक चीजों से होता है। या तो चीजें एक दूसरे की पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, या फिर कैसी होंगी, विपरीत होंगी, विपरीत होंगे। अब विपरीत नेचर सर किस किस का रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो पति और पत्नी का रहता है, ठीक है सर। आकाश पाताल का भी रहता है, तो मैं आकाश और पाताल भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, आकाश और पाताल भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। पति और पत्नी भी लिख सकते थे, है ना, इस तरीके से। तो मैंने क्या करा कि सर मैंने यहां पर देखा एक चीज कि सर द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास में कैसी चीजें होगी सर, हमेशा पूरक होंगे या विपरीत होंगे। इसके साथ ही साथ इनमें हमेशा एक विभक्ति होगी, या कौन सा होगा,
और शब्द का प्रयोग होगा। और क्या है सर, यहाँ पर योजक है। कौन सा है? योजक शब्द है। कौन सा शब्द है ये? योजक शब्द है, जो दो पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। पहले पद को, है ना, और ये दूसरे पद को जोड़ने का काम कर रहा है। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? क्लियर, राइट। अगला देखेंगे, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? सर जैसे ही आपने चौराहा की बात की तो मुझे यहां मिल गई संख्या। संख्या कौन सी मिल गई सर? 4, है ना। अब चूंकि संख्या है और संख्या सिर्फ किस में रहती है सर? द्विगु में रहती है। किस में रहती है? द्विगु में रहती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। कोई भी शब्द ले लो, आपने जैसे लिखा त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब 3 कोणों का समूह। आपने लिखा चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, है ना, कह सकते हैं 4 भुजाओं वाला। आप कुछ भी लिख सकते हो इस पर। चौराहा है, तिराहा भी होता है, तिराहा भी होता है कि नहीं है? तो इस आधार पर आप बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते थे। सटानन, सट रिपु, है ना। तो आप अलग अलग चीजें लिख सकते थे, जैसे पंचभुज भी लिख सकते हो, सप्तऋषि भी लिख सकते हो। आपने लिखा सप्तऋषि। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देखने वाले, सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि। तो यहाँ पर शब्द आप देखो, अगर मैं बात करूँ समास की, तो समास में आप किसमें? द्विगु में लिख सकते हो। लेकिन अगर इसकी हम संधि की बात करें, अगर संधि की बात करें तो सर संधि में कौन सा आएगा सर? सर संधि विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा इसको सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। तो आ के बाद का क्या आया है? यहाँ पर रा ऋषि आया है। और रा किस में परिवर्तित होता है? अर में होता है। किस में होता है? तो गुण में होता है। कौन सी संधि होगी? तो फिर यहाँ पर गुण स्वर होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर। क्योंकि गुण कहती है कि अगर रा ऋषि आता है तो बनता है सर कौन सा? ए ओ, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर मैंने लिखा था छोटा आ या बड़ा आ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो सर क्या बनता है? ई का ए हो जाता है, उ का ओ हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है ना, राइट। तो क्या बनता है यहाँ पर? इतना छोड़ो, ये बस छोड़ो, यही लिखो, बहुत अच्छी बात है, छोटा सा समझ सकते हैं। तो क्या आता है? ए ओ और अर हो जाता है। क्या हो जाता है? ए ओ और अर हो जाता है। चूंकि रा ऋषि का परिवर्तन किस में होता है? अर में होता है, इसलिए यहाँ पर संधि भी कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। तो यहाँ सब जो शब्द में समास कौन सा है सर? द्विगु है, लेकिन संधि कौन सी है? गुण है, राइट। अगला देखोगे लंबोदर। अगर लंबोदर की बात करें तो लंबोदर की बात करें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा सर? लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, राइट ना। जिनका उदर लंबा है उनका अर्थ क्या है सर? श्री गणेश है। कौन है वो? श्री गणेश है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाक्य तो ये लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब सर ये निकल रहा है। और जब 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 शब्द अपने से हटके कोई अलग अर्थ देते हैं तो वहां पर समास होता है बहुव्रीहि। और यहां पर मैंने एक और आपको उदाहरण बताया था कि इसमें आपको याद रखना है देवी देवताओं के नाम। किसके नाम रखना है? देवी देवताओं के जितने भी नाम हैं या देवी देवता हैं जो भी, उन सभी के नाम किसके अंदर आते हैं? बहुव्रीहि समास के आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप कुछ भी लिखो, जैसे चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब भगवान शिव। भगवान शिव होते हैं? नहीं। कौन होते हैं? विष्णु होते हैं। कौन होते हैं? विष्णु, है ना। गंगाधर, गंगाधर बात करेंगे तो गंगाधर कौन है? शिव है। गंगा को किसने धारण किया हुआ है? शिव जी ने, है ना। चंद्रभाल, अब चंद्रभाल है भाल पर जिसके तो बोल सकते हैं उसको चंद्रभाल। चक्र है पाणी में जिसके तो उसको बोल सकते हैं, है ना, दशानन। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, वो कौन है? रावण होता है। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर शब्द कुछ और हो और अर्थ कुछ और निकले वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। अगला देखो चरण कमल। चरण कमल मतलब चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पर तुलना करने वाली बात है, मतलब चरण रूपी कमल हैं ये। कैसे हैं? चरण रूपी या कमल रूपी चरण, उल्टा लिख दिया, कमल रूपी चरण, है ना। कमल रूपी चरण का मतलब है कि चरण है जो कमल के समान है। तो कमल के समान
चरण की बात हो रही है, कमल के समान कोमल चरणों की बात हो रही है। यह भी मैंने आपको बताया था कि अगर समान की बात हो रही है मतलब किसका है सर, उपमान उपमेय का संबंध होता है। कौन होता है, उपमान उपमेय का संबंध होता है कि नहीं होता है, ये आपको बताया था। और अगर ऐसा संबंध है तो समास कौन सा होगा सर, समास होगा सर कर्मधारय। कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। इसके अलावा यहां पर तो बात की गई थी तुलना की, कहीं पर बात की जाएगी विशेषता की। किसकी बात की जाएगी, विशेषता की। और अगर विशेषता की बात की जाएगी तो संबंध कौन सा होगा सर, विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। विशेषण विशेष्य का संबंध होगा, मतलब जिस चीज की विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा और जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैं लिखूं रानी, तो रानी के लिए मैं शब्द प्रयोग करूं सुंदर। सुंदर है ना, सुंदर शब्द का प्रयोग करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर रानी विशेष्य है और सुंदर विशेषण है, क्योंकि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और सुंदर विशेषता बता रहा है रानी की, इसलिए मैंने बोला कि रानी विशेष्य है और सुंदर है जो विशेषण होगा। दूसरी चीज, इसी कर्मधारय के अंदर दूसरा पार्ट होता है सर उपमान और उपमेय का, जहां पर की जाती है तुलना। तो यहां पर तुलना की जा रही है चरणों की कमल से और यहां पर बात हो रही है विशेषता की। तो दो चीजें कर्मधारय में होती हैं, एक होता है उपमान उपमेय का संबंध और दूसरा होता है विशेषण विशेष्य का संबंध। राइट, क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं पाप पुण्य। सर पाप और पुण्य एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। और अभी आपने बताया कि अगर पूरक की बात की जाएगी तो समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला देखेंगे त्रिलोचन में समास कौन सा होगा सर, यहां पर बात हो रही है त्रिलोचन मतलब तीन लोचन, तीन आंखों की, तीन लोचनों की। त्रिलोचन मतलब तीन लोचन, तीन लोचनों की बात करेंगे तो कौन है, तो कौन सा समास होगा, अगर तीन की बात करेंगे तो क्या होगा, द्विगु होगा। क्या होगा, द्विगु होगा। एक और चीज भी हो सकती है कि अगर इसका आधार हम ये समझें कि तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, त्रिलोचन मतलब तीन है लोचन जिनके, अगर इस अर्थ में बात करेंगे तो यहां पर निकलेगा भगवान शिव। और अगर शिव उत्तर होता है तो हम बोलेंगे कि समास होगा सर बहुव्रीहि। कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। तो मैं बात किसकी है, अब आपको डाउट होगा सर बहुव्रीहि भी है तो मैंने क्या बोला सर, शब्द बोला गया है त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब होता है तीन लोचन, तो मैं बोलूंगा द्विगु। लेकिन अगर इसका विग्रह ये ना निकाल के हम निकालें इसका विग्रह ये वाला तो निकलेगा बहुव्रीहि। मतलब शब्द पे आधारित नहीं है, ये बना है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ। अगर आप इसका ये अर्थ निकालोगे तो आंसर क्या होगा सर, द्विगु होगा। और अगर आप इसका विग्रह करने पर ये वाला अर्थ निकालोगे तो आंसर होगा ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अगला देखेंगे देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास होगा सर, देशभक्ति, देश की भक्ति होती है, देश के लिए भक्ति होती है सर, देश की भक्ति होती है ना। क्या होता है, देशभक्ति मतलब देश की भक्ति करने वाला। अब देश की भक्ति है और यहां पर की जो है ये कहां आता है सर, ये आता है संबंध में। किस में आता है सर, संबंध कारक में आता है। कारक आपने पढ़ रखे हैं और मैंने 2 से 3 बार पढ़ा दिए, आप आराम से प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। संबंध कारक तो मैं बोल सकता हूं, और संबंध ये जो कारक आते हैं किस में आते हैं सर, तत्पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं, तत्पुरुष में आते हैं। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूं, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। और ये अभी मैंने आपको बताया है कि ये यहां पर अनुस्वार क्यों आया है, राइट ना, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब यहां पर एक और चीज बात की गई है कि यहां पर कर्म है, कर्ता ने कर्म को देश की भक्ति करण से नहीं, यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अभी इसको आप छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहां पर होगा संबंध तत्पुरुष। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। लेकिन अगर मैं इस अर्थ में भी निकालना चाहूं तो ये होगा देश के लिए भक्ति। क्या होगा इसके अंदर, देश के लिए भक्ति। ये भी हम सही लगा सकते हैं, ये भी हम सही लगा सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन के आधार पर बात करूं तो हम यहां पर छोड़ेंगे नहीं बल्कि लगा देंगे संप्रदान। क्या लगाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो कौन सा होना चाहिए था, संबंध होना चाहिए, क्योंकि देश की भक्ति करते हो आप, देश के लिए भक्ति थोड़ी करते हो, है ना। लेकिन यहां पर चूंकि नहीं दिया है तो अगर हम इस आधार पर भी निकालना चाहें तो हम क्वेश्चन को गलत ना कहते हुए हम निकालेंगे कि सर इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्लियर है, राइट, क्लियर है।
राइट ना, सब क्लियर? ओके, आगे देखेंगे अगला नेक्स्ट। ऋण मुक्त शब्द का सही विग्रह और समास कौन सा होगा? सर ऋण मुक्त की बात हो गई है, मतलब ऋण से मुक्त हो गया है। क्या हो गया है? ऋण से मुक्त हो गया है। और ऋण से मुक्त होना से जो विभक्ति है ये यहाँ पर दो जगह होती है, एक तो करण में होती है, करण कारक में, और सर दूसरा होता है अपादान में। अपादान में सर करण के अर्थ में होती है जब किसी चीज के द्वारा, साधन के रूप में। किसके रूप में? साधन के रूप में। मतलब जब आप कोई काम किसी चीज की सहायता से करते हो तो उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं करण। जैसे अगर उदाहरण लिखेंगे तो मैं लिखूं, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो आपने देखो यहाँ पर जो से विभक्ति है, से विभक्ति ये किसके साथ प्रयोग की गई है? बाण के साथ प्रयोग की गई, क्योंकि बाण एक साधन है, एक चीज है जिसका प्रयोग करके मारा गया है रावण को, इसलिए यहाँ पर से है। जबकि जब यही चीज हम अपादान में चलेंगे तो अपादान में क्या होता है? से होता है, पर किसके अर्थ में सर? चीजों से अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। और जब कोई चीज दूसरी चीज से पूरी तरीके से अलग होती है तो वहां पर होता है अपादान तत्पुरुष। तो क्या लगाएंगे हम आंसर? ऋण से मुक्त, और संबंध कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। आई बात समझ में? आ गई होगी। नहीं आई है तो लेक्चर को एक दो बार देखो, चीजें हो जाएंगी क्लियर। राइट। अगला देखेंगे, प्रतिदिन शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ये मैंने पहले ही बता दिया है। अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर दिखता है तो उसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। अब चूंकि यहाँ पर बात की ही नहीं गई है, किसकी? समास की। यहाँ पर तो बात की गई है समास विग्रह का। तो प्रतिदिन का मतलब होता है सर, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन भी होता है, दिन दिन भी होता है, और प्रत्येक दिन भी होता है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? घा करेक्ट होगा। कौन सा होगा? घा करेक्ट होगा। अगला देखो, नवग्रह में कौन सा समास होगा? सर नवग्रह का मतलब 9 ग्रहों का समूह। किसका? 9 ग्रहों का समूह। और 9 ग्रहों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह है, मतलब बात की गई है कहीं ना कहीं संख्या की। किसकी बात की जा रही है? संख्या की बात की जा रही है। और संख्या सर सिर्फ एक में आती है, किसमें? द्विगु में आती है। तो क्या करेक्ट आंसर यही होगा? बिल्कुल सर यही करेक्ट होगा। अगला देखोगे, नीलकंठ में यदि तीसरा अर्थ शिव, नीलकंठ का मतलब अगर हम शिव मान लें तो कौन सा समास होगा? सर जब भी शिव, चूंकि अब आप समझो, अगर शिव का है, शिव कौन है? देवता है। और देवता है, और देवता किस में आते हैं सर? बहुव्रीहि में आते हैं। तो आप सीधा भी टिक लगा सकते थे बहुव्रीहि, और नहीं समझना तो इस आधार पर भी आप कह सकते थे कि परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जब शब्द का अर्थ अलग हो, शब्द बोल रहा है नीलकंठ लेकिन अर्थ निकल रहा है शिव, तो जब शब्द का अर्थ अलग होता है तब भी बहुव्रीहि समास होता है। और इसके जस्ट उल्टा बोलेंगे तो कि जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम के लिए ही बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? ओके। अगला, महापुरुष। महापुरुष का मतलब होता है महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। और जहां पे इसकी बात की जा रही है, मतलब की जा रही है उपमान उपमेय की या विशेषण विशेष्य का संबंध। और विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध कहाँ होता है सर? कर्मधाराय में होता है। कहाँ होता है? कर्मधाराय में होता है। तो यहाँ पर हम यही कह सकते थे, उपमान उपमेय की बात की जा रही है या विशेषण विशेष्य की, दोनों की बात की जा रही है। अगला है सर, रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा? जहां पर हमेशा बात याद रखो, जहां पर शब्द रिपीट हो, मतलब 2 बार। रातों रात को अगर हम लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, रात प्लस रात बनेगा रातों रात। क्या होगा? रातों रात। तो जहां पर दोनों पद बार बार लिखे, मतलब एक शब्द को 2 बार लिखा जाता है, वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। जहां पर ऐसा लिख सकते, जहां पर एक शब्द को 2 बार लिखा जाता है। कैसा? 2 बार लिखा जाता है। दो बार लिखा जाता है, वहां क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा होगा? कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? इतना क्लियर है? बोलो।
क्लियर है इतना सबको? क्लियर है? ओके राइट, समझ आ गई बात? ओके आगे देखेंगे। आगे देखेंगे गजानन। सर गजानन का संबंध किससे होता है, पहले आप ये बताओ। गजानन का संबंध सर होता है श्री गणेश से। मतलब गज है आनंद जिसका, गज है आनंद जिसका, गज रूपी है आनंद जिसका, ऐसा बोल सकते हैं। गज के समान या गज रूपी आनंद मतलब मुख, आनंद मतलब मुख है जिसका, वो कौन है, अर्थात श्री गणेश। तो समास विग्रह यही परफेक्ट होगा। और अगर समाज पूछता तो सर हम लगा देते बहुव्रीहि, क्योंकि हमें पता है ये हमारे देव हैं और देवी देवताओं के लिए हम किस समास का प्रयोग करते हैं, बहुव्रीहि का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे अलका पीड़ित, अकाल पीड़ित लिखा है। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब भूखमरी से पीड़ित, है ना। जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं बचे, सो खाना पानी सब कुछ सूख जाए, तो कहेंगे अकाल। क्या कहते हैं, अकाल। मतलब जहां पर काल पड़ा हुआ हो, चीजों का लेख है, चीजें मिल ही नहीं रही हो, तो वो होता है अकाल पीड़ित। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर ये क्या है सर, विभक्ति है। और विभक्ति कौन सी है सर, से है। तो विभक्ति कहाँ आती है सर, तत्पुरुष समास में आती है। कहाँ आती है, तत्पुरुष समास में आती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात क्लियर है या नहीं, बोलो। सब क्लियर, राइट। अगला सतसई शब्द में कौन सा समास होगा, सतसई। सतसई बताओ, सतसई, सतसई मतलब 100। सत का मतलब होता है 100 से, संबंध होता है किससे, 100 से होता है। 100 से मतलब संबंध है तो संख्या है, और संख्या है तो द्विगु है, संख्या है तो द्विगु है, राइट। अगला देखो, भाई बहन, भाई और बहन एक दूसरे के विलोम भी होते हैं और पूरक भी होते हैं। मतलब अगर भाई नहीं रहेगा तो बहन को अच्छा नहीं लगेगा, और बहन को लगेगा रहेगा, बहन नहीं रहेगी तो भाई को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विलोम कैसे होते हैं कि लड़ाई बराबर करेंगे, लड़ाई बराबर करेंगे, तो ये विलोम भी होते हैं और पूरक भी होते हैं। और जहां पर शब्द एक दूसरे के विलोम हो या फिर पूरक हो, वहां पर कौन सा समास होता है सर, वहां पर कौन सा समास होता है सर, अभी आपने पढ़ाया था, द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, राइट ना। अगला देखेंगे पीतांबर। सर सीधी बात, पीतांबर का संबंध किससे होता है, श्री कृष्ण से होता है। तो शब्द ये है, अर्थ दूसरा निकल रहा है, समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। अगला देखो, आजन्म शब्द में, आजन्म शब्द देखो, आजन्म में सर आगे लगा है आ, और आपने अव्ययी भाव समास में हमको पढ़ाया था कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर ये शब्द मिल जाएं तो आप उसमें लगाओगे अव्ययी भाव समास। यहां पर अगर इसका विग्रह करें, आजन्म का मतलब होता है जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आज तक, अब तक, जन्म से लेकर अब तक। तो यहां पर ये जो मीनिंग निकल रहा है, ये किसका निकल रहा है सर, बड़ा आ का मीनिंग है। बड़ा आ का मीनिंग होता है तब से लेकर अब तक, आमरण मरने से लेकर अब तक, राइट। अगला शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। अगर समास पूछेगा तो संख्या बताई है, और संख्या सर किसको बताती है, क्या है, संख्या है। क्या है ये, संख्या है। और संख्या किसको बताती है सर, द्विगु समास को बताती है। किसको बताती है, द्विगु समास को बताती है। क्लियर है। अगला देखेंगे विद्याधन। विद्याधन का मतलब क्या होता है, विद्या रूपी धन। क्या होता है, विद्या रूपी धन। यहां रूप की बात की गई है, मतलब तुलना की जा रही है। और अगर तुलना की जा रही है तो संबंध किसका है सर, किसका है सर, उपमान उपमेय का, उपमान उपमेय का। और अगर उपमान उपमेय का संबंध है तो समास सर कौन सा होगा, कर्मधाराय होगा। कौन सा होगा, कर्मधाराय समास होगा। आई बात समझ में। अगला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। किस में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। कौन है सर, पुरुषों में उत्तम कौन है, ये पुरुषों का उत्तम नहीं है, तो विग्रह ही पूछा है, तो विग्रह में आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम।
अगला, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य मिल गया, किसका संबंध, विशेषण विशेष्य, कुछ नहीं सोचना, लगा देना है, कर्मधारय। कौन सा होगा, कर्मधारय होगा, राइट ना, कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। अगला देखो, पंचवटी, सर 5 की बात की जा रही है, मतलब संख्या की बात की जा रही है, किसकी बात है, संख्या, संख्या कितनी, 5, और संख्या है तो दिगु होगा, तो करेक्ट आंसर का। अगला देखो, मृग नयन, मृग नयन मतलब मृग रूपी नयन, मृग के समान नयन लिख सकते हो आप, मृग के समान नयन, तो ऐसा कह सकता हूं कि उपमान उपमेय है, यहाँ पर क्या है, उपमान उपमेय है, क्या है, उपमान उपमेय की संभावना है, और ये कहाँ होगा सर, कर्मधारय में होगा, कहाँ होगा, कर्मधारय में होगा। अगला देखो और लास्ट, देहलता मतलब देह रूपी लता, है ना, देहलता मतलब होता है देह रूपी लता, और जहां पर रूपी की बात की जाएगी मतलब ये हो रही है तुलना, क्या हो रही है, तुलना, और तुलना हो रही है तो कर्मधारय, कौन सा होगा सर, कर्मधारय होगा, कौन सा होगा, कर्मधारय होगा। तो आज के लिए मेरा सेशन यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन जाने से पहले क्या आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया है तो जो समझ में नहीं आया है आप कमेंट्स में अपना अपना एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। जो भी समझ में नहीं आया उसको अपन आगे नेक्स्ट सेशन में ले सकते हैं, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ में क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आज के लिए मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच।